नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज है तिथि 5 अगस्त 2025। साथियों, मैं 2 दिन नहीं आया और उसके कुछ कारण था। कुछ मेरी तबीयत ढीली थी तो ये भी एक कारण था। तो इसमें कई सारी खबरें इकट्ठी हो गई हैं। तो मैं एक सबसे गंभीर एक बयान आया है संजय राउत का, मैं उससे शुरू करना चाह रहा हूँ आज का। तो संजय राउत का बयान आया कि पहलगाम में बीजेपी ने गोधरा 2 किया है, करना चाहती थी, किया नहीं है, करना चाहती थी, जो कि बहुत गंभीर ये बयान है उनका। और अगर ऐसा ही अगर अंदेशा है, संजय राउत जी को अगर ऐसा लगता है और ये ऐसा बयान, मतलब ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये सोच अगर उनकी रही है बीजेपी की, तो गोधरा के उसमें भी लोगों ने बाद में सच्चाई सामने आई तो उसमें बहुत कुछ ऐसा था कि वो प्रचार कुछ और किया गया था और जबकि उसमें सच्चाई कुछ और आई थी। और उसमें कुछ इनका जो वामपंथी मीडिया का बहुत बड़ा रोल था मोदी को मोदी बनाने में। तो उसमें एक सुधीर चौधरी और राजदीप देसाई, एक और बरखा दत्त, इन 3 लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने इतना दुष्प्रचार किया और इनका नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लेकर, क्योंकि ये उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और इन लोगों ने जितना प्रचार किया उसका नेगेटिव जो प्रचार हुआ वो पूरी दुनिया में पहुंचा इनका नाम, उनकी नेगेटिव पत्रकारिता के कारण। लेकिन आज जब संजय राउत जी इस बात को अगर बोलते हैं कि इन्होंने गोधरा 2 किया है, तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। अगर ऐसा है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये बयान राजनीति को किस और मोड़ देगा इसका अंदाज़ा नहीं है, किसी को नहीं है। ये काफ़ी गंभीर है, हम इसका हालांकि समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कोई बयान दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, ये तो वही जाने। दूसरी खबर है साथियों, एक दिल्ली में चाणक्यपुरी में आर सुधा कांग्रेस की सांसद हैं, उनके साथ चेन स्नैचिंग हो गई कल। तो अगर चाणक्यपुरी जैसा वीआईपी क्षेत्र भी अगर चोरों से मुक्त नहीं है और वहाँ अगर वीआईपी लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सोच सकते हो देश में कौन सुरक्षित है। ये चीज़ें आम जनमानस बहुत समय से उठा रहा है, बहुत समय से इन चीज़ों को ध्यान दिलाता है कि हमारे साथ ये घटनाएं घटती है, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता उनकी। जब एक वीआईपी क्षेत्र में, चाणक्यपुरी जैसे क्षेत्र में अगर ऐसी घटना घट जाती है तो सोचो कहीं भी और कहीं क्या होता होगा। और इसमें चोर तो कोई, कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये बीमारी वही है। वो कहीं इसको अभी उसका चोर का हालांकि नाम सामने नहीं आया है, पकड़ में नहीं आया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो वही निकलेगा। ये जो स्पेशल जो उनके लिए चलती है ना योजनाएं, वही निकलेगा ये। और तीसरी खबर है साथियों, राजस्थान में खेजड़ी नामक पेड़ है और उसको काटे जा रहे हैं। उन पेड़ों को बहुत अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है ग्रीन एनर्जी के नाम पर। सरकार वहाँ 1 गीगाबाइट जो है ना बिजली पैदा करना चाह रही है और उसके लिए केंद्र सरकार ने वहाँ राजस्थान के रेगिस्तान को इसके लिए सौर ऊर्जा के लिए वहाँ अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए किसी कंपनी को आउटसोर्स किया है ये काम। और अब वो कंपनी है या भारत सरकार है या कौन सी सरकार है या राज्य सरकार है, एनी हाउ जो भी जिसको भी बिड मिली है, तो वो उस खेजड़ी नामक पेड़ को ना सिर्फ काट रहे हैं, कहीं कहीं जला रहे हैं। वहाँ का एक विधायक भी उससे उस जले हुए पेड़ के बाद जो राख है वहाँ उसके ऊपर अपनी खटिया लेकर के बैठा और उसने अपनी आवाज़ उठाई, मतलब अपनी सरकार के उस के लिए।
के खिलाफ। तो ये चीज़ें बहुत गंभीर है साथियों। अगर ग्रीन एनर्जी के लिए आप सोचो, अगर पेड़ काट करके ग्रीन ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे और फिर उससे जो गर्मी पैदा होगी, बैटरी चार्ज होंगी, बैटरी से फिर वापस वही गर्मी पैदा होनी है, और फिर उसको ठंडा करने के लिए इनके पास क्या है? पेड़ ही है। एक वो जो ये एक ऐसा पेड़ है जो खेजड़ी नामक पेड़, ये 50 डिग्री सेल्सियस में भी गर्मी को सहन करता है और खड़ा रहता है, और रेगिस्तान को ज़्यादा फैलने से रोकता है, उसमें मदद करता है ना फैले रेगिस्तान। और यही खेजड़ी नामक वही पेड़ है जो 1760 ईस्वी में वहाँ के बिश्नोई समाज ने इस पेड़ को बचाने के लिए तब के राजा के खिलाफ भी वो हो गए थे इस पेड़ को बचाने के लिए। तो ये इतना एक तरह से ये पूजनीय पेड़ है वहाँ का, रेगिस्तान का। और अगर ऐसा है ये वहाँ इस पेड़ को काट रहे हैं ग्रीन एनर्जी के नाम पर, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी सुनवाई होनी चाहिए, या इसका कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए, या तो पेड़ शिफ्ट हों। पेड़ शिफ्ट नहीं हो पा रहे तो कुछ ऐसा रास्ता जो जिसमें सरकार अपना जो प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है वो भी लगे और ये पेड़ भी ना काटे जाएं। कुछ ऐसा अगर हो सकता है तो हम ये नहीं कह रहे कि देश की विकास में हम बाधा हैं या हर बात के लिए हमें विरोध ही किसी बात के लिए उठाना है, तो वो नहीं है। रास्ता ज़रूर निकलता है और निकालना चाहिए, बातचीत से निकलता है। अब इसमें एक खबर कल हरियाणा से बहुत बड़ी आई निकल करके। हरियाणा के अंदर सर्कल रेट बढ़ा दिए गए हैं रजिस्ट्री के। रजिस्ट्रियाँ महंगी होंगी, प्लॉट छोटे हों बड़े हों सबके रेट अलग अलग कर दिए हैं। वो डिपेंड करता है, कोई महंगा खरीदता कोई सस्ता खरीदता है। तो लेकिन सस्ता भी खरीदने वाला आज गरीब आदमी भी वो उसको उसके ऊपर बहुत मार पड़ने वाली है सर्कल रेट से। तो गरीब आदमी तो जो जहाँ है आज के दिन, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा में आज से कोई 20 साल पहले अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का भी अगर कुछ समाधान हो जाता तो उसके पास इकट्ठे होते थे तो वो अपना किसी शहर के अंदर जा करके कोई टुकड़ा ले लेता था, वो 50 गज 100 गज का। तो लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, और ऊपर से सरकार रजिस्ट्री का इतना भयंकर रेट बढ़ा रही है कि जिसको ये गरीब आदमी तो उसको कभी ले ही नहीं पाएगा। रही बात करोड़ों के फ्लैट की, करोड़ों की, और जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं जो अपना प्लॉट खरीदते हैं या फिर उसके ऊपर मकान बनाए, तो उनको फ़र्क पड़े ना पड़े वो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। बस वो एक बार ये तो कहेंगे हाँ महंगा हो गया है, लेकिन वो ठीक है, उनकी कमाई भी उस हिसाब से है तो वो कर ले जाएंगे, उनको एक फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, ये दोनों पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात ये है कि इससे पहले दिसंबर 2024 में भी इन्होंने रेट बढ़ाए थे। तो आप सोच सकते हो हरियाणा में किस स्तर पर सरकार काम कर रही है। 8 महीने के अंदर दूसरी बार वो सर्कल रेट बढ़ा रही है। तो किस ये हमें विकास ये रजिस्ट्री में ही है, प्लॉट खरीदने बेचने में ही है, या धरातल पर भी है? तो इसमें चीज़ें देखने की हैं, लोगों को समझने की हैं, ये चीज़ें ये समझना चाहिए। अब हम आते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर में, जो कि ट्रंप यहाँ भारत के पीछे पड़ा हुआ है टैरिफ को लेकर के, और वो 8 तारीख को सुना है 8 तारीख को वो टैरिफ जो इन्होंने 25% किया है वो लागू हो जाएगा 8 तारीख से। लेकिन उससे पहले कहीं खबर उनको ये सुनने में आ गई कि भारत ने वो जो है ना तेल रूस से ख़रीदना बंद कर दिया है, और जिसको सुन करके ट्रंप इस बात को सुन करके बड़ा खुश होते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि पहले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बताएं कि उन्होंने इस बीच में जब से 2022 से ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसमें इन्होंने उनसे अपनी परचेजिंग क्यों नहीं बंद की है अभी तक।
अगर वो नहीं बंद कर रहे हैं तो तू दूसरे देशों को भी अपना हित देखना, अपने लोगों का ध्यान रखना, वो दूसरे देशों का भी ये अपना बनता है। और यही बात अब जा कर के भारत सरकार ने ये क्लियर कट अपना पक्ष रखा है। तो यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका, तो आप जब हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तब भी वो यूरेनियम रशिया से खरीद रहा है। तो ये चीज़ें आज भारत सरकार ने क्लियर की हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम इसमें ये चीज़ इन्होंने अब की है, ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। खैर, चाहे देर आए दुरुस्त आए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस चीज़ में दोस्तों मुझे ना एक अजीब सी स्थिति का आभास होता है। ऐसा क्यों है भारत के साथ कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, लेकिन अमेरिका की जाड़ पिसती है भारत पर कि वो उसे रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध होता है तो अमेरिका की जाड़ पिसती है भारत पर कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद। हालांकि वो पहले से उनके ऊपर वो बैन लगा रखा है ईरान के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वो ट्रंप या अमेरिका भारत की गर्दन पकड़ता है हमेशा। क्या हमारी ये कैसी विदेश नीति है, या हमारा भारत का ये कैसा चरित्र है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होगा तो उसको सबसे पहले उसकी आंच भारत पर आती है, जबकि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम पाँचवें नंबर पर, हम दुनिया के 5वें नंबर के बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, और उसकी 80 करोड़ जनता के पास राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन ये कितना विरोधाभास है। ये चीज़ें सोचने की हैं, जनमानस को सोचने की है, मध्यम वर्ग को सोचने की है। बड़े व्यापारी वर्ग का तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो अपने पैसे को देखता है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन ये कुछ भी हो, घुमा फिरा करके भारत की गर्दन अवश्य मरोड़ी जाती है। अब ये कैसी विचित्र सी बात है, मेरे ध्यान में आई, मैंने ऐसे बोल दिया। तो ये चीज़ें हैं, इनकी तरफ भारत सरकार को देखना चाहिए। इन चीज़ों को से निपटने के लिए ये गोलमोल जो तरीके हैं, इनसे बचा जाना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। और एक स्टैंड जो बनता है समय पर, जो स्टैंड बनता है भारत का, वो स्टैंड समय पर लेना चाहिए, ना कि वो हमें आज प्यास लगी तो हम आज ही कुआं खोदेंगे। ऐसा नहीं है। अब अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं विश्व की, तो ये चीज़ें हमारे को बहुत भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत चीज़ें हमारे को पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे अभी अमेरिका चाहता है कि हम जब ये टैरिफ वाला जब चला है तो उसने भारत की एक रिफाइनरी पर उसने बैन लगाया, और उसकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसकी सारी सेवाएं बंद कर दी उस रिफाइनरी की। तो सोचो साथियों, यूट्यूब उसका, फेसबुक उसका, इंस्टाग्राम उनका है, सारा यूरोप का है। तो हमारा क्या है ऐसी स्थिति में? अगर ये तो किसी दिन अगर ये बंद कर दे इन चीज़ों को, तो आपके सामने, भारत के सामने तो कोई विकल्प है ही नहीं। इस मामले में देखा जाए तो चीन बहुत आगे है, उन्होंने अपनी ये चीज़ें पहले से तैयार कर रखी हैं, जबकि भारत इस तरफ अभी भी नहीं सोचना चाहता, अभी भी नहीं देखना चाहता। एक तरह का ये ट्रैप है, और आपकी गर्दन मरोड़ने के लिए ये काफ़ी है। आज एक यूट्यूब को अगर बंद कर दें, हमारा भारत का कितना युवा बेरोजगार हो जाएगा। आज इंस्टाग्राम को बंद कर दें, हमारा कितना युवा बेरोजगार हो जाएगा। आज फेसबुक बंद कर दें, कितने लोग की जो है ना वहाँ घर चूल्हा बंद हो जाएगा उससे। सरकार के पास रोज़गार नहीं है। जो ये सोशल मीडिया की जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे विदेशी हैं, यूरोप के हैं, उनके अमेरिका के हैं। सोचो, तो वो ऐसे ही नहीं नचा रहा है अमेरिका भारत को उंगलियों पर, लेकिन भारत को समय रहते इन चीज़ों के लिए सजग हो जाना चाहिए। ये चीज़ें आपको निकट भविष्य में आपको परेशान करने वाली हैं, भारत को परेशान करने वाली हैं।
तो मेरा इसमें इतना ही कहना था। और अब मैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण की मैं बात करूं तो उसमें मेरा ये मानना है, देश में एक तरफ झूठे राष्ट्रवादी इस समय वर्तमान में देश पर सत्ता काबिज करे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो झूठे लोग हैं जो संविधान उठाए हुए हैं, जिन्होंने 60 साल 65 साल 60 साल तक हमारे को इतना पीछे ले गए इसको, और देश का ना सिर्फ बंटवारा करके और फिर भी हमारे को अंधेरे में रखा उन्होंने। और वही झूठे लोग आज वर्तमान के झूठे राष्ट्रवादियों से सत्ता वापसी की चाह रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें समझने की हैं, आम जनता को समझने की हैं। कोई तीसरा विकल्प ऐसा निकट भविष्य में दिखता भी नहीं है कि कोई इन ये जो ऐसी विचारधारा हैं दोनों तरफ, इनके बीच में से कोई तीसरा कोई ऐसा आए जो इन दोनों को भगा सके या इन दोनों को एक साइड एक ठिकाने लगा सके। और वो खैर ठीक है, नियति अपना काम करती है, वो एक न एक दिन वो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से वो होगा, क्योंकि इनकी अति जो है ना वो बहुत हो चुकी है। वो 60 साल में इतना नहीं कर पाए थे, ये 11 साल में इन्होंने इतनी अति कर दी है, जिसको क्या बोले, वॉशिंग मशीन बोलते हैं वो लोग। तो ये चीज़ सुनने में और बोलने में चले दिखती भी है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे हवा में उसमें धूल में लठ मार रहा है वॉशिंग मशीन बोल करके, वो दिखती भी है। तो इसमें मेरा आज का इतना ही है साथियों, और मेरा उत्साहवर्धन बनाए रखिए। कमेंट में कुछ अपना जो मन में आता है वो लिखिए मेरे प्रति। मेरी झिझक धीरे धीरे तो हट रही है, और मैं इस पे आपके साथ के बिना, आपके उत्साह के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसमें आपसे बस मेरा इतना ही निवेदन है, आप मेरा उत्साहवर्धन करिए थोड़ा सा। थैंक यू, धन्यवाद।